मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। जैसा कि आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के डीसी थ्योरी नामक चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके आगामी सीबीटी एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपी पीसीएल, बिहार पीसीएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सेल, भेल, आईओसीएल, डीआरडीओ, डीएमआरसी, एलएमआरसी, असिस्टेंट लोको पायलट, एनएमडीसी, कोल इंडिया लिमिटेड इत्यादि में दर्द का कैप्सूल साबित होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे प्रत्येक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि वे परिपथ जो डीसी पर कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहले की भांति यह अभी जो वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस वीडियो को बड़ी सीरियस लेना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये डीसी थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास चैप्टर डीसी थ्योरी है। तो सभी लोग कॉपी और कलम लेकर के एक साथ बैठें और 1 से 50 तक की गिनती लिख लें कॉपी पे, और उसके आगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दीजिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक, क्योंकि आप लोग वर्ष के अपने सत्र के 2022-24 के प्रथम वर्ष के अंतिम समय में चल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होने वाला है जून में एग्ज़ाम होने वाला है। आपके पास लगभग 1 महीने और बचे हुए हैं। तो सब चैप्टर आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो जो पढ़े हैं उसी का हम लोग आज अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और याद करेंगे और देखेंगे कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो आइए पहला नंबर एक क्वेश्चन है कि वे परिपथ जो डीसी पर कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एसी परिपथ, ऑप्शन बी डीसी परिपथ, ऑप्शन सी लीकेज परिपथ, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि वे परिपथ जो डीसी पर कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो करंट विद्युत धारा आपको 2 प्रकार की होती है, पता है, एसी और डीसी। तो एसी और डीसी, तो वही पूछ रहा है कि वही परिपथ जो डीसी पर कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं क्या, डीसी परिपथ। क्या कहते हैं, डीसी परिपथ। पहले का बी सही हो गया। क्या सही हो गया, बी डीसी परिपथ। यानी जो परिपथ डीसी पर कार्य कर रहा है उसे कहते हैं डीसी परिपथ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट की दशा में किसी सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन कहा जाए। बहुत ही कि शॉर्ट सर्किट की दशा में किसी भी सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे और देखे होंगे गांव घरों में और भी अन्य जगहों पे कि सुने होंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जो सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जा रही है, शॉर्ट हो जा रही है, तो उसमें पूछ रहा है कितना करंट प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी बहुत कम,
ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों, मतलब जीरो या जीरो से कम। तो बहुत ही अच्छा। शॉर्ट सर्किट की दशा में किसी भी सर्किट में करंट की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है, इनफाइनाइट। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट की दशा में करंट का मान क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है, ठीक ना। और प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमिक चालक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ओम का नियम पढ़े होंगे डीसी थ्योरी में। ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर। तो ये भी क्वेश्चन डीसी थ्योरी से ही रिलेटेड है कि ओमिक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए लंबाई पर, ऑप्शन बी तापमान पर, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन आप लोगों के सामने है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जो आपको एक नंबर दिलाने में क्या करेगा? सहयोग करेगा। तो एक नंबर को हमें पकड़ना है। अब वो इन्हीं चारों में से एक नंबर सही करके एक नंबर को हम पकड़ेंगे। तो चलिए 3 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? ओमिक चालक का प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। इसलिए तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, तीनों पर। किस पे? तीनों पे। ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी ओमिक चालक का प्रतिरोध लंबाई पर भी डिपेंड करता है, तापमान पर भी डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है, ठीक ना। चलिए तो तीसरे नंबर का आंसर क्या हो गया? तीसरे का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध की इकाई क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इलेक्ट्रीशियन, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो कम से कम प्रतिरोध का मात्रक तो पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। अगर प्रतिरोध का मात्रक नहीं पता है तो इसका मतलब कि आप एक कुशल और अच्छे इलेक्ट्रीशियन नहीं माने जाएंगे, ठीक ना। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी महो, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी हेनरी। तो प्रतिरोध की इकाई हो जाएगी, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम। चौथे का ए सही है, चौथे का ए सही है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन जो सभी विद्यार्थियों को याद भी होना चाहिए। चलिए तो चौथे नंबर का आंसर आपको पता चलेगा कि प्रतिरोध की इकाई होती है ओम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता है? निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता है? ऑप्शन ए अर्धचालक, ऑप्शन बी थर्मिस्टर, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यानी पूछ रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि अर्धचालक, थर्मिस्टर और ट्रांजिस्टर जो तीनों दिए गए हैं ऑप्शन में, चारों नंबर, क्या ये ओम के नियम का पालन करते हैं? तो वहीं आपको बताना है। अगर पढ़े होंगे तो आपको बता देंगे कि निम्न में जो दिए गए हैं अर्धचालक, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर, तो ये सब क्या करते हैं? प्रत्येक क्या करेंगे? ये सब प्रत्येक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक। तो ये जो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 5वें का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5वें का डी। ओम के नियम का पालन ये बाबू लोग नहीं करते हैं। कौन कौन? अर्धचालक, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक। ये लोग ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन कि किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए कि किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है। क्वेश्चन तो देखने में बड़ी आसान लग रहा है, बड़ी साधारण सिंपल सा लग रहा है, लेकिन
ये क्वेश्चन प्रत्येक, यानी कहा जाए तो एक प्रकार से रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में 90% कहा जाए तो ये पूछ लिया जाता है कि किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है। ऑप्शन ए खुला परिपथ, ऑप्शन बी लघु परिपथ, ऑप्शन सी श्रेणी परिपथ, ऑप्शन डी समांतर परिपथ। तो चलिए छठे का आंसर दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी और कलम एक साथ लेकर के बैठे होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे आप लोग, सही या गलत। लास्ट में तो काउंट होगा ही कि 1 से 50 तक के क्वेश्चन में प्रत्येक इलेक्ट्रीशियन के छात्र कितना सही और कितना गलत कर चुके हैं। तो घबराना नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। एक बार में नहीं सही होगा ज़्यादा, दूसरी बार में किया जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक। तो छठे नंबर का आंसर हो जाएगा कि छठे नंबर का आंसर हो जाएगा श्रेणी परिपथ। क्या हो जाएगा? श्रेणी परिपथ, यानी कि श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है, ठीक ना। श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है, क्योंकि आपको पता है कि श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा को एक ही मार्ग मिलता है। विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए एक ही मार्ग मिलता है, जबकि समांतर परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए एक से अधिक रास्ते मिलते हैं, ठीक ना। एक से अधिक रास्ते मिलते हैं, तो इसीलिए समांतर परिपथ में विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है और श्रेणी परिपथ में रास्ता एक होने के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए रास्ता एक होने के लिए क्या, रास्ता एक होने के लिए विद्युत धारा का मान समान रहता है, ठीक ना। तो जो भी विद्युत धारा होगी एक ही रास्ते से जाएगी, इसीलिए बोला जाता है कि श्रेणी परिपथ में धारा का मान समान तथा वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, जबकि समांतर परिपथ में धारा का मान अलग अलग जबकि वोल्टेज समान होता है, ठीक ना। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आपको पता भी होगा। तो छठे का आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर, छठे का सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केवीएल। केवीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? 7वां नंबर कि केवीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ऑप्शन बी किरचॉफ वेरिएबल लाइट, ऑप्शन सी किरचॉफ वेरिएबल लेंथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यानी चौथा 7वां नंबर क्वेश्चन में आपको केवीएल का फुल फॉर्म पूछ दिया, जो कि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि केवीएल का मतलब क्या है। तो केवीएल का आप मतलब यही होता है फुल फॉर्म, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो के से हो जाएगा किरचॉफ, भी से हो जाएगा वोल्टेज, यल से हो जाएगा ला। तो किरचॉफ वोल्टेज ला, यानी किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। क्या क्या नियम दिया था? केसीएल और केवीएल। केसीएल किरचॉफ करंट ला और केवीएल किरचॉफ वोल्टेज ला। तो 7वें नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? 7वें का ए। केवीएल का फुल फॉर्म किरचॉफ वोल्टेज ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केसीएल का फुल फॉर्म। चलिए अभी बात हो ही रही थी कि तब तक शैतान हाजिर हो गया। अभी केवीएल के बाद हमने बताया कि केसीएल, तो केसीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो केसीएल का फुल फॉर्म आपको पता होगा, जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूँ। तो केसीएल का फुल फॉर्म ऑप्शन ए किरचॉफ कैरी लोड, ऑप्शन बी किरचॉफ करंट लॉ, ऑप्शन सी किरचॉफ कूल लॉ, ऑप्शन डी किरचॉफ करंट लॉ। तो बड़ी सावधानी से इसमें आंसर देना है, क्योंकि इसमें आपको उलझाने के लिए, आपसे 1 नंबर बाहर करने के लिए, आपका 1 नंबर माइनस करने के लिए इसमें कुछ उलझनें दी गई हैं जो माइनर मिस्टेक है। तो माइनर मिस्टेक है तो आपका आंसर हो जाएगा किरचॉफ करंट लॉ, ऑप्शन नंबर डी, LAW होगा। LAW ही सही होगा, किरचॉफ करंट लॉ। 8वें का डी, 8वें का डी हो जाएगा। क्या होगा? 8वें का डी, किरचॉफ करंट लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्थिरांक स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए डॉट डॉट होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए आई आर के सीधे समानुपातिक है। ऑप्शन बी आई आर के व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन सी आई इक्वल टू आर। ऑप्शन डी आई आर से मुक्त है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपको पता होगा कि स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए आई आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए आई आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, आई आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है स्थिरांक वोल्टेज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान डॉट डॉट होगा। कितना होगा? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी दोगुना। तो पूछ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, बराबर होगा कि दोगुना होगा। तो 10वें नंबर का आंसर होगा कि विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान कम होगा, उतना व्यक्ति को नुकसान कम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध अधिक होने पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर प्रतिरोध कम है तो विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होगा। ठीक, जिस प्रकार हम समझते हैं चालक और कुचालक, चालक का प्रतिरोध कम होता है और अचालक का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो इसीलिए पूछ रहा है कि विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान कम होगा, इसलिए नुकसान कम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, 10वें का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी हो, यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी हो तो रजिस्टर डॉट डॉट में स्थिर होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन कि यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी हो तो रजिस्टर में डॉट डॉट स्थिर होना चाहिए। ऑप्शन ए श्रेणी में, ऑप्शन बी समांतर में, ऑप्शन सी श्रेणी और समांतर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा, पूछ रहा है कि यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी हो तो रजिस्टर श्रेणी में जुटे होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि श्रेणी परिपथ में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है और पैरेलल परिपथ समांतर परिपथ में वोल्टेज का मान समान होता है। तो जब भी आपको वोल्टेज यानी किसी लोड पर वोल्टता में गिरावट करना है, जैसे आपको पता है कि ज़्यादा जब वोल्टेज आती है आपके घरों में तो हम कनेक्शन कैसे, बल्ब को कैसे जलाते हैं? 2 बल्ब को सीरीज में जलाते हैं, श्रेणी क्रम में जलाते हैं, जिससे हमारा वोल्टेज को क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज में गिरावट हो जाती है और हम अपना काम कर लेते हैं। तो वहीं ये पूछ रहा है कि यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी हो तो रजिस्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, 11 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सक्रिय अवयव है, यानी एक्टिव एलिमेंट, निम्न में से कौन सा सक्रिय अवयव है? ऑप्शन ए प्रेरकत्व, ऑप्शन बी संधारित्र, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी वोल्टेज। तो 12 नंबर का आंसर क्या होगा? 12 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए कि निम्न में से कौन सा सक्रिय अवयव है। ऑप्शन ए प्रेरकत्व यानी कहा जाए तो इंडक्टर, ऑप्शन बी संधारित्र कैपेसिटर, ऑप्शन सी प्रतिरोध यानी रजिस्टर, ऑप्शन डी वोल्टेज। तो सक्रिय अवयव निम्न में से कौन सा सक्रिय अवयव, तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? वोल्टेज, डी नंबर सक्रिय अवयव, एक्टिव एलिमेंट वोल्टेज है, ठीक है ना। और ये सब क्या है? प्रेरकत्व, संधारित्र और रजिस्टर, ये सब क्या है? ये सब है पैसिव एलिमेंट। क्या है? पैसिव एलिमेंट, निष्क्रिय अवयव है।
इनको बोला जाता है एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। ठीक, तो वोल्टेज हमारा क्या है, पैसिव एलिमेंट है, और प्रेरकत्व संधारित्र प्रतिरोध हमारा क्या है, निष्क्रिय अवयव है। ठीक, तो चलिए, तो 12 नंबर का आंसर आपको पता चल गया होगा क्या, डी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऐसा बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक शाखाओं अवयव एक दूसरे से मिलें डॉट डॉट कहलाता है। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी नोड, ऑप्शन सी जंक्शन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर का आंसर कि ऐसा बिंदु जहाँ पर दो या दो से अधिक शाखा अवयव एक दूसरे से मिलें उसे क्या कहा जाता है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा कि जहाँ पे दो या दो से अधिक शाखा एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नोड। नोड मतलब जंक्शन, नोड मतलब जंक्शन मतलब चौराहा, जहाँ से ऐसा रास्ता जहाँ पर चारों दिशाओं से रास्ते आकर के एक जगह मिले उसी को बोला जाता है चौराहा, तो जंक्शन नोड। तो यही यहाँ भी बोला जा रहा है कि ऐसा बिंदु जहाँ पर दो या दो से अधिक शाखा एलिमेंट अवयव एक दूसरे से मिलें उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नोड। जैसे मान लीजिए एक इधर से आ गई शाखा, एक इधर से आ गई, एक इधर से आ गई, दो या दो से अधिक अगर यहाँ पे आके जंक्शन पे मिल रहे हैं, तो पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे क्या, नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोड। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी, यानी ऐसा बिंदु जहाँ पर दो या दो से अधिक शाखा अवयव एक दूसरे से मिले उसको कहते हैं नोड। बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि कमेंट बॉक्स को चला रहे होंगे आप लोग। कमेंट बॉक्स को चलाते रहेंगे तो हमारा भी थोड़ा हौसला अफजाई होगा, हम भी मोटिवेट होंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और लाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो कमेंट बॉक्स को चलाते रहें, गलत या सही जो भी आपको समझ में आ रहा है आंसर का, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सही या गलत कमेंट बॉक्स में भरना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। आदर्श धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आइडियल करंट सोर्स के आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है कितना। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी अधिकतम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का आंसर दीजिए कि आदर्श धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है। तो आदर्श धारा स्रोत के आइडियल करंट सोर्स के प्रतिरोध रजिस्टर का मान होता है क्या, 14 का बी अनंत। आइडियल करंट सोर्स के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान इनफाइनाइट होता है, ऑप्शन नंबर बी। 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनंत होगा। यानी क्या हुआ, 60 क्वेश्चन का तैयार हो रहा है कि आदर्श धारा स्रोत की आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होता है, सॉरी अनंत होता है। आदर्श धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवहारिक धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी न्यूनतम, ऑप्शन डी अनंत। तो व्यवहारिक धारा स्रोत यानी व्यवहारिक करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना होता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा इंटरनल व्यवहारिक करंट सोर्स के लिए इंटरनल प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। इंटरनल प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। 15 का क्या हो जाएगा, बी। 15 का आंसर बी, ठीक ना। 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी व्यवहारिक धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर का क्वेश्चन। ओम का नियम लागू होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन, ओम का नियम लागू होता है। ऑप्शन ए कुचालक, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी चालक, ऑप्शन डी सभी पर। ओम का नियम लागू होता है, किस पर होता है भाई। ऑप्शन ए है आपके सामने कुचालक पर, ऑप्शन बी है अर्धचालक पर, ऑप्शन सी है चालक पर,
ऑप्शन डी है सभी पर। तो ओम का नियम लागू होता है वनली वन चालक पर। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ओम का नियम केवल केवल लागू होता है चालक पर होता है। किस पे लागू होता है? चालक पर। 16 का आंसर सी। 16 का आंसर सी। ओम का नियम, कोई पूछेगा आपसे कि ओम का नियम कहाँ लागू होता है, तो ओम का नियम चालक पर लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विकल्प, 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विकल्प ओम के नियम के लिए सत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन सा विकल्प ओम के नियम के लिए सत्य है? ऑप्शन ए भी समानुपाती आई, ऑप्शन बी आई समानुपाती भी, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत। तो कौन सा विकल्प ओम के नियम के लिए सत्य है? तो ओम के नियम के लिए सत्य हो जाएगा भी समानुपाती आई और आई समानुपाती भी, दोनों सही है। 17 का आंसर सी, दोनों सही है। ओम के नियम के लिए अलग अलग कंडीशन में आपको वहाँ पे कंडीशन देखना होगा। कितने बच्चे कहेंगे कि सर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और कितने लोग कहेंगे कि सर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होता है। किताब में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई दिया है और कहीं कहीं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी दिया है, तो दोनों सही है। आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, दोनों सही। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी सही है और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी सही है। इसलिए 17 नंबर का आंसर हो जाएगा दोनों सही है, सी। क्या हो जाएगा? सी, दोनों सही है। कौन कौन? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और धारा के बीच कैसा ग्राफ बनता है? ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और धारा के बीच कैसा ग्राफ बनता है? ऑप्शन ए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही भी आई करके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और धारा के बीच कैसा ग्राफ बनता है? तो ऑप्शन ए परवलयाकार, ऑप्शन बी रेखीय, ऑप्शन सी अरेखीय, ऑप्शन डी अति परवलयाकार। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और धारा के बीच लीनियर रेखीय ग्राफ बनता है। कैसे? क्योंकि आप मान लीजिए भी है और ये क्या है? आई है, तो इनके बीच जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? लीनियर बनता है। कैसा बनता है? लीनियर बनता है। ठीक, भी वोल्टेज और धारा के बीच जो ग्राफ बनता है एकदम कैसा बनता है? लीनियर बनता है। ठीक ना? तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे करंट घटाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज भी घटती जाएगी। इसलिए आपको पूछा जाता है कि ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और धारा के बीच कैसा ग्राफ बनता है? तो आपका ग्राफ कैसा होगा? 18 नंबर का ग्राफ बी होगा। ऑप्शन बी सही है, बी रेखीय, लीनियर। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का कि निम्न में से कौन आश्रित वोल्टेज सोर्स है? यानी पूछ रहा है कि निम्न में से कौन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है यानी निम्न में से कौन आश्रित वोल्टेज स्रोत है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है कि डायोड, रेक्टिफायर, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन आपके सामने हैं चारों में से आपको एक सही करना है, चारों में से आपको एक सही करना है। तो दीजिए सही आंसर 19 का कि निम्न में से कौन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है? तो 19 का आंसर क्या आ जाएगा? डिपेंडेंट सोर्स सभी हैं। डायोड भी डिपेंडेंट सोर्स है, रेक्टिफायर भी डिपेंडेंट सोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व भी डिपेंडेंट सोर्स है। इसलिए 19 का आंसर हो जाएगा कि डायोड, रेक्टिफायर, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व सभी आश्रित वोल्टेज सोर्स हैं, अर्थात डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं। 19 का आंसर क्या आ जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। क्या आ जाएगा? उपर्युक्त सभी, डी
19 का डी हो जाएगा कि सभी क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या स्थिर होना चाहिए? ओम के नियम के अनुसार क्या स्थिर होना चाहिए? ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा ओम का नियम, ओम का नियम पता होगा कि स्थिर ताप एवं स्थिर दाब, यानी स्थिर ताप एवं दाब एवं भौतिक परिवर्तन, यानी भौतिक परिवर्तन सब क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, तब जाकर के ओम का नियम लागू होना होगा। तो ओम के नियम के अनुसार क्या स्थिर होना चाहिए? ताप एवं दाब दोनों स्थिर होने चाहिए। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 20 का आंसर सी होगा। यानी ओम के नियम के अनुसार ताप दाब दोनों क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। चलिए, तो 20 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 20 का आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है। वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? जो वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे जुड़ा होता है? तो ऑप्शन ए समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ऑप्शन डी समांतर क्रम श्रेणी क्रम दोनों, यानी ए एंड बी दोनों, समांतर क्रम में भी श्रेणी क्रम दोनों में जुड़ा होता है। तो 21 नंबर का आंसर आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है कैसे? श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। ऑप्शन बी 21 का बी, वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज सोर्स से धारा स्रोत में परिवर्तन के बाद आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है। ऑप्शन ए समांतर क्रम, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम, ऑप्शन सी किसी भी क्रम में, ऑप्शन डी समांतर श्रेणी दोनों क्रम में। यानी वोल्टेज सोर्स से पूछ रहा है क्वेश्चन कि वोल्टेज सोर्स से धारा सोर्स में परिवर्तन के बाद आंतरिक प्रतिरोध कैसे जुड़ा होता है? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? ए। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 22 का आंसर ए। किसमें? समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 22 का आंसर ए हो जाएगा, भूलना नहीं है। 22 का आंसर ए। वोल्टेज सोर्स से धारा सोर्स में परिवर्तन के बाद आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है समांतर क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, किरचॉफ की धारा का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ की धारा का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण, ऑप्शन सी आवेश संरक्षण, ऑप्शन डी आवेग संरक्षण। यानी पूछ रहा है कि केसीएल अर्थात किरचॉफ करंट लॉ, तो केसीएल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जैसा कि मैं आप लोग को ट्रिक बताया था कि आवेश केसीएल स की ध्वनि आ रही है, केसीएल सी स की ध्वनि आ रही है, और इसमें आवेश में भी स की ध्वनि आ रही है। तो इससे स की ध्वनि स के उच्चारण से समझेंगे, पकड़ेंगे कि केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ स आ रहा है, और आवेश संरक्षण यानी स आ रहा है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, अर्थात किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ की धारा का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आपको ट्रिक बताया गया होगा आपके टीचर द्वारा, ठीक? जो लोग पकड़े होंगे, जो ट्रिक को अपने दिमाग में बैठाए होंगे, उन लोगों ने तुरंत पकड़ लिया होगा केसीएल अर्थात किरचॉफ करंट लॉ। तो केसीएल हमारा काम करता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है केसीएल। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? 24 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम
ऑप्शन ए आवेश संरक्षण, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी आवेश संरक्षण, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। तो आपने अभी पढ़ा कि केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो जैसा कि जब किरचॉफ वैज्ञानिक ने दो ही नियम दिया था, कौन कौन कि केसीएल और केवीएल। तो केसीएल जब आवेश पर काम करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो केवीएल किस सिद्धांत पर काम करेगा? केवीएल ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करेगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि केसीएल 100 की ध्वनि से आप पकड़े हैं कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, तो केवीएल आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है आपका, इसलिए आपका 24 नंबर आंसर हो जाएगा कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है या आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही है 24 का, यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कौन आधारित है? केवीएल, अर्थात किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम को संधि का नियम कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किस नियम को संधि का नियम कहते हैं? ऑप्शन ए केसीएल, ऑप्शन बी केवीएल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस नियम को संधि का नियम कहते हैं? केसीएल को या केवीएल को या दोनों को? तो 25 नंबर का आंसर आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ करंट लॉ को हम बोलते हैं क्या? संधि का नियम बोलते हैं। कौन सा नियम बोलते हैं? संधि का नियम बोलते हैं। इसको बोला जाता है किरचॉफ करंट लॉ को संधि का नियम, यानी 25 का आंसर हो जाएगा ए। 25 का आंसर हो जाएगा ए कि केसीएल को हम क्या कहते हैं? संधि का नियम भी कहते हैं। जब कोई आपसे पूछ लेगा कि संधि के नियम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि केवीएल को संधि का नियम कहते हैं। तो 25 का आंसर आपका क्या हो गया? ए सही है। 25 का आंसर ए, केसीएल को संधि का नियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ की वोल्टेज का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? यानी केवीएल को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मेश का नियम, ऑप्शन बी लूप का नियम, ऑप्शन सी बंद पास का नियम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो किरचॉफ के वोल्टेज का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ यानी केवीएल को मेश का नियम भी कहते हैं और लूप का नियम भी कहते हैं और बंद पास का नियम भी कहते हैं। अर्थात 26 नंबर का आंसर हो गया कि किरचॉफ की वोल्टेज का नियम मेश का नियम कहलाता है, लूप का नियम कहलाता है, बंद पास का नियम कहलाता है, यानी 26 नंबर का आंसर हो गया उपर्युक्त सभी। 26 का आंसर उपर्युक्त सभी, यानी उपर्युक्त सभी संधि के किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहलाता है। यानी मेश का नियम भी अगर आ रहा है तो केवीएल होगा, लूप का नियम आ रहा है तो भी केवीएल होगा, बंद पास का नियम आ रहा है तो भी केवीएल होगा, अर्थात उपर्युक्त सभी। तो 26 नंबर का आंसर क्या हो गया? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, केसीएल समीकरणों की संख्या होती है? केसीएल समीकरणों की संख्या होती है ऑप्शन ए n-1, ऑप्शन बी n+2, ऑप्शन सी n-2, ऑप्शन डी n+1। तो 27 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि केसीएल समीकरणों की संख्या क्या होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं में, खास तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं में केसीएल समीकरणों की संख्या पूछ ली जाती है। तो केसीएल समीकरणों की संख्या का फार्मूला निकालने के लिए होता है कि n-1 केसीएल समीकरणों की संख्या क्या होगी? n-1 होता है। 27 नंबर का आंसर क्या हो गया? ए। 27 का आंसर ए, यानी n-1 हो जाएगा हमारा। अगर n-1 के फार्मूले से केसीएल किरचॉफ करंट लॉ में समीकरणों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में, यानी इस लॉ में कितने समीकरण बनेंगे। तो ये
फार्मूला है कि n-1 एक घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने हमारे समीकरणों इक्वेशन बनेंगे। तो 27 नंबर का आंसर VBI करके कि इससे समीकरणों की संख्या n-1 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि केवीएल समीकरणों की संख्या होती है। केवीएल समीकरणों की संख्या होती है। ऑप्शन ए बी प्लस कोष्टक में n+1, ऑप्शन बी माइनस n+1 कोष्टक बंद, ऑप्शन सी बी माइनस कोष्टक में n-1, डी बी प्लस कोष्टक में n-1। तो 28 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा कि केवीएल इक्वेशन की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाते हैं बी माइनस कोष्टक में n+1, अर्थात 28 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना। और बी क्या हो जाएगा? बी से हो जाता है ब्रांच माइनस नोड n से क्या हो जाएगा? नोड, और नोड में +1 कर देंगे तो हमारा फार्मूला निकल जाएगा कि केवीएल समीकरणों में कितने इक्वेशन बने, यानी कि केवीएल में कितने इक्वेशन बनेंगे। तो b माइनस n+1 अर्थात 28 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, यदि चार R ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, यदि 4 R ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं तो उनके बीच तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि 4 R ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं तो इनके बीच तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। ऑप्शन ए 1 ओम से अधिक, ऑप्शन बी 1 ओम से कम, ऑप्शन सी इसका मान R के मान पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी 4 ओम। बहुत ही अच्छा, आपको आंसर दे देना चाहिए, सही आंसर दे देना चाहिए। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको उलझाना है। तो उलझना नहीं है, हम पढ़े हैं तो हम उलझ नहीं सकते, ठीक ना। तो उलझना नहीं है, हमको सही आंसर दे करके 1 नंबर ले लेना है। बोल रहा है कि यदि 4 R ओम के, यहीं पर समझना है, यदि 4 R ओम के, यानी R ओम के 4 रजिस्टर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनके बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध होगा कि इसका मान R के मान पर निर्भर करेगा, यानी R कितने जो R ओम के रजिस्टेंस हैं, यानी जो चारों रजिस्टेंस लगे हैं वो कितने ओम के हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद तो हम उसका आंसर निकाल पाएंगे कि किस पे कितना ओम आएगा। तो वहीं बोल रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं तो उनके बीच तुल्य प्रतिरोध का मान R के मान पर निर्भर करेगा। अब कोई लड़का कहेगा कि 4 ओम के 4 रेजिस्टेंस, पढ़ लेगा कि 4 रेजिस्टेंस है 4 ओम के, तो 4/4 कर देगा अर्थात 1 ओम कर देगा, तो वहीं उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन को बड़ी गौर से पढ़ना है कि यदि 4 R ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं तो उनके बीच तुल्य प्रतिरोध का मान R के मान पर डिपेंड करेगा कि R का मान कितने कितने ओम का है, यानी जो चारों रेजिस्टेंस लगे हैं कितने कितने ओम के लगे हैं। ठीक, चलिए तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 29 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ही लल्लन टॉप, हमारे इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट को बहकना नहीं है, भूलना नहीं है। रास्ता अगर जब जानते हैं मंजिल का तो उस रास्ते पर पहुंचना है, इधर उधर भटकेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो जो दिया गया परिपथ है, देख रहे हैं कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। 2 ओम के रजिस्टेंस लगे हैं कि इसमें श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो यही पूछ रहा है कि जो दिया गया परिपथ है, जो सर्किट दी गई है, इसका तुल्य प्रतिरोध RT का मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 4 ओम, ऑप्शन बी 1 ओम, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं किया जा सकता।
तो बाबू एकदम ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि करंट हमेशा कैसा रास्ता अपनाती है, शार्ट रास्ता अपनाती है। कैसा रास्ता? शार्ट रास्ता। यानी जिधर से उसको शॉर्टकट मिले, शॉर्टकट की तरफ से भागने की कोशिश करेगी। ज़्यादा घूमकर सब लोग चाहते हैं, कहीं भी जाना होता है तो चाहते हैं कोई शॉर्टकट रास्ता मिले, शॉर्टकट रास्ता मिले जिससे कि हम लोग क्या करें, हम जल्दी से पहुंच जाएं। दूर से घूमना उचित नहीं समझते हैं। जो रास्ता अगर गड़बड़ है तो हम भी उस रास्ते पे जाना पसंद नहीं करते हैं, खोजते हैं कि कौन सा शॉर्टकट रास्ता है। तो शॉर्टकट रास्ता, तो उसी प्रकार विद्युत धारा भी कैसा रास्ता अपनाती है, शॉर्ट रास्ता अपनाती है। तो इसलिए इस सर्किट में देखिए क्वेश्चन पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में दो प्रतिरोध लगे हैं, 2 ओम के सीरीज में, लेकिन दोनों प्रतिरोध के पहले ए और बी पॉइंट को क्या कर दिया गया है, एक कंडक्टर के द्वारा, एक चालक के द्वारा क्या कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है। तो अर्थात ए से करंट निकलेगी 2 ओम की तरफ न जाते हुए इस शॉर्ट परिपथ से होते हुए क्या करेगी, बी पॉइंट तक पहुंच जाएगी, अर्थात 0 प्रतिरोध। यानी इस जो कंडक्टर है इसमें क्या कोई 0 ओम का रजिस्टेंस है, तो इसलिए दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। 30 का सी हो जाएगा आंसर। अब कोई लड़का ये ना कर दे कि ए और बी के बीच 2+2 श्रेणी क्रम में है तो 2+2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा, 1 नंबर गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि करंट हमेशा कैसा रास्ता अपनाती है, शॉर्ट रास्ता अपनाती है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 0। शॉर्ट रास्ता अपनाएगी तो यहाँ भी देखिए ए और बी के बीच में एक कंडक्टर के द्वारा शॉर्ट कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0। ए और बी के बीच 0 का प्रतिरोध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन। उच्च प्रतिरोध के मान को किस विधि द्वारा मापा जा सकता है? ऑप्शन ए मेगर विधि, ऑप्शन बी केल्विन सेतु, ऑप्शन सी ओम मीटर विधि, ऑप्शन डी डीसी विभवमापी विधि। तो उच्च प्रतिरोध के मान को किस विधि द्वारा मापा जा सकता है? तो 31 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, सामने 4 विकल्प, यानी हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को मापना है तो किस विधि द्वारा मापेंगे? तो आपको पता होगा कि हाई, ऑप्शन ए है मेगर विधि, ऑप्शन बी है केल्विन सेतु, ऑप्शन सी है ओम मीटर विधि, ऑप्शन डी है डीसी विभवमापी विधि। तो उच्च प्रतिरोध के मान को मापने के लिए मैगर विधि, कौन सी विधि? 31 का आंसर हो जाएगा ए, मैगर विधि के द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन ए सही है, यानी मैगर के द्वारा हाई रेजिस्टेंस को मापा जा सकता है। ठीक, मैगर के द्वारा उच्च प्रतिरोध को मापा जाता है मैगर विधि के द्वारा। तो 31 का आंसर हो जाएगा क्या, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32। यदि 40 वाट 220 के 2 लैंप श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, यदि 40 वाट 220 के 2 लैंप श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो उनके बीच तुल्य वाट का मान होगा। यदि 40 वाट 220 के 2 लैंप श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो उनके बीच तुल्य वाट का मान क्या होगा? 32 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा 20 वाट, ऑप्शन सी 40 वाट, ऑप्शन डी 80 वाट, ऑप्शन सी 80 वाट, ऑप्शन डी 0 वाट। तो आपको फार्मूला यदि पता है तो पावर का मान निकाल लेंगे, अन्यथा नहीं पता है थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, कि यदि 40 वाट का बल्ब है, 40 वाट के 2 बल्ब हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई से श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो उनके बीच तुल्य वाट का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आंसर क्या होगा दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला कैसे निकलेगा, किस फार्मूले से सवाल
निकलेगा हमारा। तो फार्मूला होता है टोटल पावर, तुल्य क्या होगा, P1 गुणे P2 अपान P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। तो अगर इस पर मान रखते हैं आप लोग, जब इस पर मान रखते हैं तो आंसर आ जाएगा क्या, 20 वाट। 40 गुणे 40 क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, और 40 प्लस 40 80। तो 1600 बटा के 80, जब 1600 बटा के 80 करेंगे तो आप आंसर क्या आ जाएगा, 20 वाट। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 वाट। ऑप्शन ए सही है। क्या, ऑप्शन ए सही है। 32 का ए, 20 वाट। कैसे आएगा, P1 इंटू P2 अपान P1 प्लस P2 से, ठीक है ना। टोटल पावर, क्योंकि श्रेणी क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम का पावर का फार्मूला होता है P1 गुणे P2 अपान P1 प्लस P2, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न मान के प्रतिरोध को किस विधि द्वारा मापा जा सकता है। निम्न मान के प्रतिरोध को किस विधि द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन ए डीसी विभव मापी विधि, ऑप्शन बी ओम मीटर विधि, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर विधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। टाइप करने में कुछ मिस्टेक है तो टेंशन लेना नहीं है, ठीक है ना, टेंशन लेना नहीं है, समझ जाना, भावनाओं को समझना है बस। निम्न मान यानी लो रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हो गया ए डीसी विभव मापी विधि, ऑप्शन बी ओम मीटर विधि, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर विधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 33 नंबर का आंसर आपको देना है कि निम्न मान के प्रतिरोध को किस विधि द्वारा मापा जा सकता है। तो डीसी विभव मापी विधि द्वारा भी मापा जा सकता है, ओम मीटर विधि द्वारा भी मापा जा सकता है, वोल्ट मीटर विधि द्वारा भी मापा जा सकता है। इसलिए 33 नंबर का आंसर हो जाएगा कि निम्न मान के प्रतिरोध को उपर्युक्त सभी विधि द्वारा मापा जा सकता है। 33 का डी हो जाएगा, 33 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, धारा विभाजक नियम किस परिपथ में लागू होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि करंट डिवीजन रूल किस परिपथ में लागू होता है। ऑप्शन ए श्रेणी परिपथ, ऑप्शन बी समांतर परिपथ, ऑप्शन सी श्रेणी एवं समांतर परिपथ दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जैसा आपको पता है, हम बताए थे कि समांतर परिपथ में विद्युत धारा को फ्लो होने के लिए कितने, एक से अधिक रास्ते मिलते हैं, और श्रेणी परिपथ में धारा को फ्लो होने के लिए ओनली वन, केवल एक परिपथ ही यानी एक रास्ता ही मिलता है। तो इसलिए धारा विभाजक नियम किस परिपथ में लागू होता है। तो धारा विभाजक का नियम समांतर परिपथ में लागू होता है, क्योंकि समांतर परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए एक से अधिक रास्ते मिलते हैं। तो 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 34 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 34 का आंसर बी हो जाएगा। क्या, समांतर परिपथ। क्या हो जाएगा, समांतर परिपथ। 34 का बी, धारा विभाजक नियम समांतर परिपथ में लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, वोल्टेज विभाजक नियम किस परिपथ में लागू होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वोल्टेज डिवाइड रूल किस परिपथ में लागू होता है। तो ऑप्शन ए समांतर परिपथ, ऑप्शन बी श्रेणी परिपथ, ऑप्शन सी श्रेणी एवं समांतर दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर 35 नंबर का, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग दीजिए कि 35 का आंसर क्या होगा, कि वोल्टेज विभाजक नियम किस परिपथ में लागू होता है। तो वोल्टेज विभाजक नियम आपका लागू होता है किसमें, श्रेणी परिपथ में। जैसा कि हम आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जब आपके पास वोल्टेज की ज़्यादा आ रहा हो और बल्ब को वोल्टेज को कम करना हो, तो बल्ब को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगा देंगे। 2-3 बल्ब को जब श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो मेरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अर्थात समांतर क्रम में वोल्टेज का मान सेम होता है और श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज विभाजक नियम किस परिपथ में लागू होता है। तो वोल्टेज विभाजक नियम श्रेणी परिपथ में लागू होता है। 35 का क्या हो जाएगा, बी। 35 का बी, वोल्टेज विभाजक नियम श्रेणी परिपथ में लागू होता है।
क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, 35 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है, हमारे शरीर बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, एवरेज कितना होता है? 36 का। 36 नंबर का आंसर दीजिए। 36, 36 एक, ऑप्शन ए 1 ओम, ऑप्शन बी 1000 ओम, ऑप्शन सी 100 ओम, ऑप्शन डी अनंत। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड VVI कर लीजिए 36 नंबर को। VVI शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है कितना? 1000 ओम। कितना होता है? 1000 ओम। 36 का बी, शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम के आसपास लगभग होता है। 37 नंबर, सजावट के लिए सभी लैंपों को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? सजावट के लिए सभी लैंपों को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी समांतर क्रम, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम, ऑप्शन डी सभी। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सजावटी जो लैंप है, सजावट के लिए जो लैंप प्रयोग किए जाते हैं उनको किस क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजित किया जाता है? तो सजावट के लिए आपको पता होना चाहिए कि सभी लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। किस में होते हैं? श्रेणी क्रम में। किस में? श्रेणी क्रम में। 37 का ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन। घरों का संयोजन किस क्रम में किया जाता है? जो घरों में लाइट का कनेक्शन किया जाता है वो उसको किस क्रम में किया जाता है? तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि घरों का संयोजन किस क्रम में किया जाता है? तो ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी समांतर क्रम, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम, ऑप्शन डी सभी। तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा घरों का संयोजन समांतर क्रम में, घरों का संयोजन समांतर क्रम में किया जाता है। 38 का बी, 38 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, घरों का संयोजन समांतर क्रम में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 का क्या हो गया? बी। आपको याद रखना है कि 38 का आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 नंबर। निम्न में से कौन सा विकल्प वोल्टेज के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए I/R, ऑप्शन बी I²R, ऑप्शन सी Q/C, ऑप्शन डी √P/√R। तो 39 नंबर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प वोल्टेज के संबंध में सही नहीं है? तो वोल्टेज के संबंध में आपको कई ठो फार्मूला है। V/I/R भी होता है, V/Q/C भी होता है और V/√P/√R भी होता है, लेकिन V/I² नहीं होता है। V/I² नहीं होता है। तो 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का आंसर हो जाएगा बी कि निम्न में से वोल्टेज के संबंध में I²R सही नहीं है। ठीक, यानी I²R नहीं होता है। वोल्टेज के संबंध में जो फार्मूला होता है ना, वोल्टेज के संबंध में फार्मूला होता है V/I/R होता है, V/Q/C होता है, V/√P/R होता है, लेकिन V/I² नहीं होता है। ठीक ना? तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? यानी विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला पूछ रहा है। बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन कि विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन ए R/L/A, ऑप्शन बी R/L/A, ऑप्शन सी R/A/L, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? 40 का आंसर दीजिए। 40 नंबर कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है?
का सूत्र क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला आपको पता है कि जैसे कि आर बराबर रो एल अपान ए होता है, तो उसी प्रकार रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए अपान यल। 40 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 40 का सी, आर इंटू ए अपान यल। ठीक, आर गुणे ए भागे यल हो जाएगा, ठीक है ना। 40 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा प्रत्येक स्वतंत्र, प्रत्येक नहीं है, इसमें मिस्टेक हो गया है। कौन सा प्रतीक होगा? यहाँ पे क्या होगा? प्रतीक होगा। क्या होगा? प्रतीक। लिख लीजिए, यहाँ होगा प्रतीक। कौन सा प्रतीक स्वतंत्र धारा स्रोत का प्रतीक है? ठीक न, कौन सा प्रतीक स्वतंत्र धारा स्रोत का प्रतीक है? ऑप्शन ए। आपको यहाँ पे बस सिंबल समझना है कि कौन सा वोल्टेज सोर्स है और कौन सा करंट सोर्स है। तो 41 नंबर का आंसर आपको देना है कि कौन सा प्रतीक स्वतंत्र धारा स्रोत का प्रतीक है। तो 41 नंबर का जो प्रतीक है, ये जो बी वाला प्रतीक है, कौन सा? ये बी वाला प्रतीक जो है 41 नंबर का बी, वो हो जाएगा स्वतंत्र धारा स्रोत का प्रतीक है। कौन सा? स्वतंत्र धारा स्रोत का प्रतीक है, डिपेंडेंट करंट सोर्स का प्रतीक है। और ऑप्शन ए क्या है? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का प्रतीक है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 41 नंबर का आंसर आपको पता चल गया होगा ना, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी डिपेंडेंट स्वतंत्र करंट सोर्स का प्रतीक है, ठीक ना। 41 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। एक विद्युत बल्ब के ऊपर 100 वाट कामा 220 वोल्ट अंकित है, उसका प्रतिरोधक कितना होगा? 42 नंबर का आंसर होगा कि उसका प्रतिरोधक कितना होगा। ऑप्शन ए 222 ओम, ऑप्शन बी 2200 ओम, ऑप्शन सी 484 ओम, ऑप्शन डी 4840 ओम। 42 का, एक विद्युत बल्ब के ऊपर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, तो उसका प्रतिरोधक कितना होगा? तो आर का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि P बराबर फार्मूला होता है, P बराबर V² अपान आर। बस इसी पर रख दीजिए, मान पक्षांतर करके हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा V² अपान पी। तो V² अपान पी हो जाएगा। तो V की जगह 200, 200 का वर्ग करेंगे, आप बटे के क्या हो जाएगा? बटे के 100 हो जाएगा। तो V का वर्ग हो जाएगा कितना? V का वर्ग हो जाएगा, V का वर्ग हो जाएगा 400। 200 200 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 पे 2 का वर्ग 4 और डबल शून्य, 4 पे 4 शून्य हो जाएगा। और नीचे से कट जाएगा क्या? नीचे से कट जाएगा 100 और 4 पे 4 शून्य और बटा के 100, 1 2 दोनों शून्य से बच गया 400। तो 400 का वर्गमूल होता है, तो P बराबर आ जाएगा क्या? P बराबर V² अपान आर। आर बराबर हो जाएगा V² अपान पी। तो V का मान दिया है 200 गुणे 200 आ बटा के P का मान क्या है? 100 वाट। तो 100 दूना के 200, 200 दूना के 400, यानी इसका मान आ जाएगा क्या? 400 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 400 ओम। यहाँ पे मिसप्रिंट है। और नहीं तो एक बात और है, 200 को क्या कर लीजिए? 200 को कर लेंगे 220 वोल्ट, इसको कर दीजिए 220 वोल्ट। ठीक, 220 वोल्ट जब कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 22 का वर्ग करेंगे तो 484 आ जाएगा, ठीक ना। 22 का वर्ग 484। जो भी है फार्मूला
यही है पी बराबर वी स्क्वायर अपान आर, ठीक है ना। वी स्क्वायर, चलिए उसको लगा करके हम देख लेते हैं। जब 220 वोल्ट रखेंगे तो 220 गुणे 220 बटा के 100, जीरो से जीरो कट गया, 22 का वर्ग 484। ऑप्शन नंबर सी सही है, सही है। ऑप्शन नंबर सी 42 का आंसर क्या होगा, सी होगा। फार्मूला यही लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, पी बराबर बी स्क्वायर अपान आर। पी बराबर दिया है 100 वाट, बी बराबर दिया है 220 वोल्ट, तो आर का मान पूछ रहा है, तो इसलिए आर का मान हो जाएगा 484 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रतिरोधक आकार में बड़ा होगा। पूछ दिया है आपसे कि इसमें से कौन सा प्रतिरोधक आकार में बड़ा होगा, यानी रजिस्टर 43 का। ऑप्शन नंबर ए दिया है 10 ओम 50 वाट, 10 ओम 50 वाट। ऑप्शन बी 100 ओम 10 वाट। ऑप्शन सी 1 किलो ओम 1 वाट। ऑप्शन डी 1 मेगा ओम हाफ वाट। तो 43 का आंसर हो जाएगा, 43 का आंसर होगा 10 ओम 50 वाट का प्रतिरोधक का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 ओम 50 वाट का प्रतिरोधक आकार में कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या कि नीचे दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा, यानी टोटल प्रतिरोध पूछ रहा है आपसे, टोटल प्रतिरोध पूछ रहा है। तो आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 36 ओम, ऑप्शन बी 12 ओम, ऑप्शन सी 4 ओम, ऑप्शन सी डी 6 ओम। तो लगाइए टाइम दे करके, वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप उसको क्वेश्चन लगा करके तब आगे बढ़िए, आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। 12 ओम के रजिस्टेंस ऐसे ऐसे लगे हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। तो जब प्रतिरोध पूछ रहा है, आर का मान, टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो टोटल प्रतिरोध आपको देख रहे हैं कि 12 ओम के रजिस्टेंस लगे हैं। तीनों किस में लगे हैं, तो तीनों लगे हैं किस में, समांतर क्रम में लगे हैं। किस में लगे हैं, तीनों समांतर क्रम में लगे हैं। आप चेक कर लीजिए, 12 ओम का रजिस्टेंस, 12 ओम का रजिस्टेंस समांतर में लगे हुए हैं, तो 12 ओम के रजिस्टेंस तीन रजिस्टेंस लगे हैं किसमें, समांतर में, सेम मान के। तो 12 भागे क्या हो जाएगा, 12 भागे 3, तो 3 चौक को 12, अर्थात आंसर आ गया क्या, 44 का आंसर आ जाएगा इसका 4 ओम। 4 तिहाई 12, 12 ओम के रजिस्टेंस तीन समान मान के लगे हैं। तो जितने, ये फार्मूला होता है कि अगर सेम वैल्यू के रजिस्टेंस जितनी संख्या में लगे होते हैं उस संख्या से उस रजिस्टेंस के मान में भाग दी जाती है, तो 4 ओम टोटल प्रतिरोध आ जाएगा 4 ओम, ठीक। नहीं तो आपको नहीं है, अगर आ रहा है तो आपको फार्मूला वहीं निकालना पड़ेगा, आर 1/RT बराबर 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसको हल करेंगे, लास्ट में RT बराबर आ जाएगा 4 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन, नेटवर्क, नेटवर्क की अनेक शाखाओं द्वारा, नेटवर्क की अनेक शाखाओं द्वारा निर्मित एक बंद पाथ को क्या कहा जाता है, पद नहीं है, एक बंद पाथ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परिपथ, ऑप्शन बी जंक्शन, ऑप्शन सी टर्मिनल, ऑप्शन डी लूप। तो 45 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग, 45 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि नेटवर्क की अनेक शाखाओं द्वारा निर्मित एक क्लोज पाथ को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है परिपथ, ऑप्शन डी है जंक्शन, ऑप्शन सी है टर्मिनल, ऑप्शन डी है लूप। तो 45 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, लूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लूप। 45 का डी, यानी नेटवर्क की अनेक शाखाओं द्वारा निर्मित एक बंद पाथ
लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? लूप। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 45 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 46 नंबर, 46 नंबर क्वेश्चन। किसी भी परिपथ की नोड, किसी भी परिपथ की नोड, बिंदु या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? आपको पता है ना कि किसी भी परिपथ की नोड, नोड बिंदु पर या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होना चाहिए? अनंत होना चाहिए कि एक होना चाहिए कि दो होना चाहिए कि जीरो होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो वहीं तो पूछ रहा है कि किसी भी परिपथ की नोड बिंदु या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात जीरो होता है। 46 का क्या हो जाएगा आंसर? डी। 46 का डी हो जाएगा कि किसी भी परिपथ की नोड बिंदु या जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वीडियो को रोकना पड़ेगा आप लोगों को। हम जहाँ तक मानते हैं कि वीडियो को रोकना पड़ेगा खास तौर से, तो वीडियो को पॉज करके आराम से बड़ी गौर से सर्किट को हल करके और उसका मान, करंट का मान ज्ञात कर दीजिए कि सर्किट में कुल करंट का मान ज्ञात करें। तो देख लिए, सर्किट को देखिए, 9 वोल्ट की बैटरी लगी है, R1 3 किलो ओम, R2 10 किलो ओम और R3 5 किलो ओम का है। तो 47 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए। 47 नंबर का आंसर, 47 नंबर का आंसर दीजिए कि क्या होगा 47 नंबर। तो सर्किट में कुल करंट बराबर V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू आर। तो देखिए 3 ओम 10 3 13 और 13 5 18, 13 5 18। तो V बराबर होता है I इंटू आर। तो I बराबर हो जाएगा V अपान आर। I बराबर V अपान आर हो जाएगा। तो V का मान क्या दिया है? 9 वोल्ट और R का मान क्या आ गया? 18। तो 9 कम 9 9 दूनी 18। I का मान क्या आ गया? 1/2 एम्पियर, अर्थात 0.5 मिली एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.5 मिली एम्पियर। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 47 का डी, 0.5 मिली एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन भी आपको बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। 48, निम्न परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न परिपथ में कुल धारा, टोटल करंट का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए दिया है 3.503 एम्पियर, ऑप्शन बी दिया है 2.105 एम्पियर, ऑप्शन सी दिया है 11.56 एम्पियर, ऑप्शन डी दिया है 0.564 एम्पियर। तो चलिए हल करिए इसको भी। V बराबर I इंटू आर, निम्न परिपथ में कुल करंट का मान पूछ रहा है, तो V का मान दिया आपको कितना? 25 वोल्ट। कितना दिया है? 25 वोल्ट। और R का मान कितना हो जाएगा? 5 और 3 किस में है? पहले इसको हल कर लीजिए। 5 3 समांतर क्रम में है, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 भागे 5 3 8, तो 15 भागे 8 कर देंगे, 15 भागे 8, 5 3 15, 3 भागे 8 और प्लस कितना? 10, प्लस 10 कर दीजिए, तो 10 8 80, 80 अब 15, 80 15 95, 95 भागे 8, तो 8 एकम कितना आ जाएगा आंसर इसका? हल करिए भाई इसको। 48 नंबर क्वेश्चन को हल करिए। कितना आ रहा है? पहले टोटल करंट, टोटल करंट मानते हैं 15 आ बटा के 8, तो 15 में 8 से भाग देंगे, कितना आएगा? 8 एकम 8, 70 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 8 9 72, 8 64, 8 5 40, 1.85। 1.85 में अगर 10 से 10 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं,
10 को जोड़ दीजिए, कितना 1.85। तो 10 एक 11, 11.85। देखिए थोड़ा गौर से देखिए, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए इसको कि क्या सही है। सवाल लगाइए पहले, तो कहीं आंसर गलत तो नहीं आ रहा है। तो टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा? टोटल प्रतिरोध का मान आ जाएगा कितना? 11.85 आ जाएगा। आर का मान आ जाएगा क्या? 11.85। और भी का मान क्या दिया है? 25 वोल्ट। तो आर का मान निकाल लेंगे, भी बराबर आई इंटू आर, भी बराबर आई इंटू आर से। तो आई बराबर हो जाएगा भी अपन आर। तो 25 बटा के 11.85। जब इसको हल करेंगे तो आएगा, गणना करने पर कितना आएगा? करंट का मान आ जाएगा 2.105 एम्पियर। 25 का बी आंसर हो जाएगा। हल कर लीजिए आप लोग, थोड़ा गौर से हल करेंगे, आपका आंसर आएगा 2.105 एम्पियर। चलिए, तो 48 नंबर का क्या हो गया? बी सही है। क्या है? बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन। 50 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर कुल विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालें। तो 50 वाट का लैंप है, तो फार्मूला आपको पता होगा, पी गुणे एच गुणे डी अपान 1000, अर्थात PhD बैठा के 1000, यानी 1000 रुपये में PhD करना है। तो चलिए, ऑप्शन दिया है 0.5 यूनिट, ऑप्शन बी दिया है 1 यूनिट, ऑप्शन सी दिया है 2.5 यूनिट, ऑप्शन डी दिया है 1.5 यूनिट। तो चलिए हल करें इसको। 50 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर कुल विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी? तो P बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा, कुल यूनिट बराबर हो जाएगा P गुणे एच गुणे डी बटा के 1000, बटा के 1000। 1000 से भाग दे दीजिए, पावर गुणे कितने आवर चल रहा है और कितने दिन चल रहा है। तो इसमें बस एक दिन का पूछ रहा है कि 50 वाट का है, तो P से 50 हो जाएगा, P के जगह पावर की जगह 50 गुणे घंटा कितना चल रहा है? 5 घंटा, अब बटा के 1000। तो क्या हो जाएगा? 50 दूनी के 100, 5 बटा के 2, 2 2.5 के 5, यानी 2.5 यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। 49 का सी हो जाएगा कि 2.5 यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी सुग्राहिता, ऑप्शन सी प्रतिबाधा, ऑप्शन डी प्रतिघात। तो 50 नंबर का क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि प्रतिरोध का उल्टा या व्युत्क्रम क्या होता है। तो आपको पता है कि R बराबर होता है 1/G, 1/G। R है रेजिस्टेंस, G क्या है? कंडक्टेंस, चालकता जिसे बोलते हैं। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? R का उल्टा कंडक्टेंस, चालकता, ऑप्शन ए सही है। 50 का आंसर क्या सही है? ए सही है। ठीक है ना? तो विद्यार्थियों, ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर इस सेशन का। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि ये वीडियो कैसा लगा, और जो आज का हमारा टारगेट है, टारगेट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे विद्यार्थी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट लोग टारगेट पर ध्यान नहीं दे। कोई भी काम बिना टारगेट का नहीं हो सकता। तो जो अगर कोई भी काम अगर टारगेट बना करके कर रहे हैं, तो निश्चित ही उस सफलता को आप क्या करेंगे? हासिल करेंगे। तो टारगेट हमारा, जो आज का हमारा टारगेट है 500 लाइक का, 500 लाइक का हमारा टारगेट है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो
500 लाइक कैसे पूरा होगा? 500 लाइक ऐसे पूरा होगा, इसको क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। शेयर करना पड़ेगा जो भी आपके पास फ्रेंड सर्किल है स्टडी से रिलेटेड, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि। तो इन सबों पर क्या करना पड़ेगा? हमको शेयर करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको क्या करें? शेयर करें। और क्या नाम है कि जो हमारा टारगेट है 500 लाइक का जो टारगेट है पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इस पे आप लोगों का सहयोग चाहिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में उसकी राय आप जरूर दें कि वीडियो अच्छी है या नहीं है अच्छी है। कमेंट करेंगे, अपनी राय देंगे तो हम भी क्या होंगे? मोटिवेट होंगे और आगे अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो और ये भी बात है कि कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि क्या इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आया जाए कि अगला चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।